अशोक जी अपने कमरे में बैठे खिड़की से लगातार बाहर की ओर देखते हुए अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेटा रवि घर आए और मुझे भी उसके साथ खाना मिल जाए, क्योंकि बहू अपने और पति के खाने के बाद ही अशोक जी को खाना देती थी। जैसे ही बेटा ऑफिस से घर आया, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा, तभी अशोक जी भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गए और जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए कुर्सी सरकाई, रजनी उनकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली, बाबूजी रुक जाइए, पहले अपने बेटे को खा लेने दीजिए, उसके बाद आपको खाना मिलेगा। इतना सुनकर अशोक जी चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए और बेटे का खाना खत्म होने का इंतज़ार करने लगे। बेटा और बहू दोनों खाना खाकर उठ चुके थे। बहू रजनी ने रवि की जूठी थाली में 2 सुबह की बासी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी रखते हुए अशोक जी के हाथों में थमा दी। थाली देखकर अशोक जी की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे से बोले, बहू क्या घर में बर्तनों की कमी है जो तुम रोज़ मुझे रवि की जूठी थाली में खाना देती हो, और वह भी सुबह की बची बासी रोटी। बहू कम से कम 2 रोटी तो ताज़ी खिला दिया करो, यह बासी रोटी मुझे चबाई नहीं जाती। पहले की बात और थी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांतों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं यह बासी रोटी चबा सकूँ। अशोक जी भीगी पलकों से बोले। तभी रजनी मुंह बनाते हुए बोली, अरे बेटे की जूठी थाली में खा लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, और आप क्या चाहते हो कि मैं दिन भर आपके लिए गरम गरम रोटियां सेकती रहूं? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? तुम क्या मुझे अपनी नौकरानी समझते हो कि तुम्हारे आगे पीछे लगी रहूंगी? मेरे पति कमाते हैं, इसलिए ताज़ी रोटी खाते हैं, और आप निठल्लों की तरह घर में बैठे रहते हैं, फिर भी खाने के लिए ताज़ी रोटी मांगते हैं। अरे शर्म करो। बहू की इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। तभी आवाज़ सुनकर बेटा भी अपने कमरे से निकलकर आ गया। बाबूजी क्यों खाने के समय रोज़ चिक चिक करते हो? अरे जैसा मिल रहा है वैसा खा लीजिए। आपको पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ मैं, और आप हो कि सुबह की रोटी खाने में भी आपको परेशानी हो रही है। अरे फेंकने से तो अच्छा है आप ही खा लीजिए, कम से कम कुछ बचत होगी। बहू तो बहू, आज बेटे की बातों को भी सुनकर अशोक जी का कलेजा छलनी छलनी हो गया। मन में उदासी, आंखों में नमी और एक खालीपन लिए अशोक जी अपने कमरे में चले गए और जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। गायत्री, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई हो, और जिसके सहारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से उसे कोई लेना देना नहीं है। अरे गायत्री, जिसके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया था, अपना पेट काट काट कर जिस बेटे को कामयाब बनाया, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही है। बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ की। जवानी तो कष्टों से भरी कटी हमारी, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। पत्नी को याद करते करते ना जाने उनकी कब आँख लग गई। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। ना चाहते हुए भी बेटे से बोल पड़े, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रवि चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी तो जरा जरा सी बात पर तबीयत खराब होने लगती है। अरे तो क्या अब रोज़ रोज़ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? देखो बाबूजी, ना तो मेरे पास आपके लिए समय है और ना ही इतने पैसे कि मैं तुम्हारे खर्चे उठा पाऊँ। आप खुद तो घर में बैठे रहते हो, अब क्या मैं भी अपना काम छोड़कर आपकी तरह घर में बैठा रहूं? और वैसे भी आपसे कितनी बार कहा है, जाते समय मत टोको। कहकर बेटा ऑफिस जाने लगा तो पीछे से बहू ने आवाज़ लगाई और बोली,
रवि, शाम को जल्दी घर आ जाना, आज नई मूवी लगी है, देखने चलेंगे। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। अशोक जी को बेटे की यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है, पत्नी के लिए पैसे भी हैं और समय भी। यही सोचते हुए उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। पूरा दिन बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और आते ही पत्नी और पोते को साथ लेकर मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी ना तो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने के लिए। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट कर आए। अशोक जी हॉल में ही बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय ही समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं था। इतना कहते ही बेटा पिता के गिरेबान पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर। आप जैसे निठल्ले की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ। और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतना कहकर रवि अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, आप भी हद करते हो। जब आपको पता है आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते ही अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया? वैसे एक बात कहूँ बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। अब आगे से आप कभी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज अशोक जी बेटे बहू द्वारा दिए गए अपमान से अंदर तक बिल्कुल टूट चुके थे। खड़े खड़े अशोक जी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए कि आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यही सोच सोचकर अशोक जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे और बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया, उनका अपमान किया है, आज अशोक जी किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटे और बहू के उठने से पहले ही अशोक जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं, चाहे मुझे सड़कों पर भीख मांगना पड़े, लेकिन अब यहाँ वापस नहीं आऊँगा। आज बेटे ने अपनी सारी हद पार कर दी थी। एक बार हाथ उठाया है तो अब बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूं। लेकिन यह अपमान सहना रोज रोज मुझसे नहीं होगा। यही सोचते हुए अशोक जी अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। 3-4 दिन तक अशोक जी फुटपाथ पर ही सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मांगकर अपना पेट भर लेते हैं। उधर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह तो खुश थे कि अशोक जी ने खुद ही घर छोड़ दी, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में आपके पास पैसे नहीं है तो बेटे को आपको रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद अशोक जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम देख लूं, लेकिन उनकी तबीयत तो पहले ही खराब थी। वह थोड़ी दूर काम की तलाश में चले कि चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बेसहारा समझकर पास ही के एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनको 2-3 दिन तक आश्रम वालों ने अस्पताल में एडमिट रखा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी।
अशोक जी वृद्धाश्रम में तो रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने घर, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40 साल गुजारे, घर की उन्हें बड़ी याद आ रही थी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उसे घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था, और तो उसने पिता पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब जब उनके सामने वह दृश्य घूमता, तब तब अशोक जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती। एक दिन वह अपने कमरे में लेटे हुए थे। अपने थैले से पत्नी की तस्वीर निकाली तो कुछ कागजात पर उनकी नज़र पड़ी, जिन्हें वह अपने साथ लेकर घर से निकले थे। उन्हें बेटे और बहू पर बहुत गुस्सा था। वह अपने मुंह पर पड़े थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। घर के कागज़ देखकर उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं भी इस थप्पड़ की कीमत बेटे बहू से वसूल करके रहूँगा। अब उन दोनों को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। अपने मन में निश्चय करते हुए उन्होंने एक दिन वृद्धाश्रम के लोगों से कहकर एक वकील को बुलवाया। वकील से सलाह मशवरा करके उन्होंने कुछ कागजात तैयार करवाए। 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वह रवि से बोले, 2 दिन के अंदर यह घर खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर के मकान मालिक अशोक शर्मा जी ने यह घर बेच दिया है। यह सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। उन्होंने जल्दी से उनसे अपने बाबूजी का पता पूछा और इस वृद्धाश्रम में पहुंच गए। बेटे को सामने देख अशोक जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा, जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। रवि अशोक जी से अकड़ते हुए बोला, बाबूजी, यह आपने क्या किया? आपने वह घर क्यों बेचा? अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो। अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। यह लो मेरी वसीयत, जरा इसे भी पढ़ लो। जैसे ही बेटा बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या बाबूजी, सारी प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी? हमारे बारे में कुछ तो सोचा होता। अरे, अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा करते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इतना ही कहना था कि अशोक जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचता? मेरे खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वह घर पर मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिलती थी। अरे, दिया ही क्या था तुम दोनों ने मुझे, अपमान के सिवा? वह घर मेरा है, जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना, तो मैं तुम दोनों को भी वहाँ नहीं रहने दूंगा। अब तो चाहे धरती फट जाए, फिर भी यह मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। और बेटे, यह तो उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। अभी भूला नहीं हूँ मैं। इतना सुनते ही बेटा और बहू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उनके पास अशोक जी से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अशोक जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वृद्धाश्रम के लोगों से कहकर बेटे और बहू को वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। घर बेचकर जो अशोक जी को पैसे मिले थे, उन पैसों को उन्होंने वृद्धाश्रम में लगाकर और भी बड़ा बना लिया और वहां की कई छोटी मोटी ज़रूरतों को भी उन्हीं पैसों से पूरा किया। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्होंने वसूल लिया था। आज अशोक जी अपना जीवन हंसी खुशी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसी वृद्धाश्रम में व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही बेटे और बहू को बूढ़े पिता पर हाथ उठाने का सबक भी सिखा दिया था।
उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।